आपको बिहेवियर का जो हल निकालना है, उस बिहेवियर को सीधा नहीं करना है। वो रोना जो है, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ नीड, राइट। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास, एक आउटरीच में। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टोल्ड पेरेंट्स, और हमने देखा भी है बहुत सारे वीडियो फुटेजेस में, कि जब पेरेंट्स अपनी आवाज़ को ऊंची करते हैं या फिर हाथ ऊंचा कर लेते हैं मारने के लिए बच्चे को, द बिहेवियर वर्सन, राइट। बिहेवियर और खराब हो जाता है बच्चे का उस समय में, क्योंकि बच्चा डर जाता है कि अभी और कुछ डेंजरस हो जाएगा तो और जोर जोर से रोना चाहिए। दे फील बैड अबाउट देमसेल्व्स। आप देखिए कोई बच्चे को, बहुत ऑब्जर्व कीजिए, कि जो बार बार दोस्तों को परेशान करता है, बार बार छेड़ता है सबको, बार बार परेशान करता रहता है, या दूसरों को तंग करने के लिए कुछ करता रहता है, या फिर बहुत शैतानी करता है इस हद तक कि क्लास में सभी बच्चे उस बच्चे की कंप्लेन ले आते हैं, राइट। तो हम बुली कहते हैं, राइट। जो हमेशा बहुत अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करता रहता है, या फिर अपने आप को लीडर समझता है, या फिर ये दिखाना चाहता है कि आई कैन टेक चार्ज ऑफ द क्लास एंड ऑल। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज चिल्ड्रन हैव वेरी लो सेल्फ एस्टीम। इनका जो आत्मसम्मान होता है बहुत कम होता है। क्यों? तो उनको अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए कोई और जगह या और सिचुएशंस नहीं है, इसलिए वो गलत बिहेवियर करके अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो दे बिहेव बैड बिकॉज दैट मेक्स देम फील गुड अबाउट देमसेल्फ। जब वो देखते हैं कि सारे बच्चे डर के मारे मेरी बात सुनते हैं, सारे बच्चे मेरे दबोच में आ जाते हैं, पूरे क्लास को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, सब बच्चे मेरा सुनते हैं, they feel nice, they feel good, and there are no other situation where the child can feel good about himself or herself, and that is why the child does bad behavior to feel good about it. So identifying the self esteem, slightly older children, this is with 8 साल के ऊपर की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये ज्यादातर दिखाई देता है कि उनका जो बैड बिहेवियर होता है, इट कम्स आउट ऑफ अ फीलिंग अबाउट नॉट फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स। अपने आप के बारे में कुछ अच्छा नहीं समझते हैं, कुछ अच्छा सोचते नहीं है, इसलिए गलत बिहेवियर करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूँ या मेरी बात कोई तो सुनता है। All problem behaviors is a function of a particular environmental condition that is mixed with the need. तो नीड जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ जब मिक्स हो जाती है तब ये प्रॉब्लम बिहेवियर नजर में आता है। तो ये जो है फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, इसका ही मैंने पीडीएफ भेजा है अंजू जी को। ये हम अब ज्यादा सीखेंगे या समझेंगे। अभी जैसे हमने बिहेवियर का एक बैकग्राउंड समझ लिया है कि बिहेवियर का पर्पस होता है, बिहेवियर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, बिहेवियर कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पसेस को सर्व करता है, बिहेवियर कॉपीड बिहेवियर हो सकता है, बिहेवियर रीइंफोर्स्ड बिहेवियर हो सकता है क्योंकि हमने उस जरूरत को पहले सेटिस्फाई की है, बिहेवियर लो सेल्फ एस्टीम में से भी आ सकता है। So we have seen all the causative factors, all the understanding of behavior. Now let's see what we have to do as teachers. अभी हमने अगर समझ लिया है कि कारण क्या हो सकते हैं, नीड पर्पस क्या हो सकता है, then how do we assess all this? How do we observe all this? हम इसको नोट कैसे करें, हम इसको डॉक्यूमेंट कैसे करें, हम इसको कैसे समझें? Okay? The biggest thing is when you're observing behavior, जब आप behavior को observe कर रहे हैं, आप कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। क्योंकि जनरली आप पॉजिटिव बिहेवियर्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं क्योंकि उसे आपको रेमिडिएट नहीं करना है या फिर उसको आपको ट्रीट नहीं करना है या उस पर आपको हल नहीं ढूंढना है। पॉजिटिव बिहेवियर्स आर एनीवे टू बी एनकरेज, मोटिवेटेड एंड reinforced so that it continues and it develops the person's self-esteem.
But negative behaviors, challenging behaviors, difficult behaviors, disruptive behaviors, aggressive behaviors, ये जो सारे behaviors है, इनको ज़्यादातर अच्छे से observe करना सीखना बहुत ज़रूरी है. Because if you don't learn to observe, you will never learn to work on them. That's the first key that we teach when we are talking about behavior assessments or behavior management. अगर आपको behavior observe करने की ताकत, patience, क्षमता डेवलप कर नहीं सकते हो तो उसे आप रेमिडिएट नहीं कर सकते. You cannot treat a behavior unless you have learned to observe it very well, right? That's why I keep saying कि जब भी मौका मिले, please go to playgroups, parks, malls and observe children. Observe when they are behaving difficult. Observe when they are behaving troublesome, so that you understand what is the need. Once you do that, then you will learn how to work on it. FBA looks beyond the demonstrated behaviors and focuses on identifying the causative factors, that is biological, यानी अगर कोई शारीरिक कारण है, कोई सोशल कारण है, कोई इमोशनल, अफेक्टिव इज इमोशनल, या फिर एनवायरनमेंट जो उसके साथ हो रहा है, जो उसके वातावरण में हो रहा है, दैट इज हेल्पिंग इनिशिएट, यानी उस बिहेवियर को शुरुआत करने के लिए, उस बिहेवियर को सस्टेन यानी कंटिन्यू करने के लिए, या फिर उस बिहेवियर को एंड करने के लिए हेल्प करता है. ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मैं देख रहा हूँ बिहेवियर, उसका एक तो कारण, और कारण इसलिए क्योंकि उस बिहेवियर को शुरू करने के लिए वो कारण हो सकता है, या फिर उस बिहेवियर को कंटिन्यू करने के लिए वो कारण हो सकता है, या फिर वो बिहेवियर हमेशा एंड ऐसे ही होता है, राइट? तो ये आपको पहले कॉज और फिर उसका प्रोसेस, वो दोनों समझना है. This approach is important. It leads the observer beyond the symptom to the underlying motivation for it. आपको बिहेवियर का जो हल निकालना है, उस बिहेवियर को सीधा नहीं करना है. वो रोना जो है, it is a manifestation of a need, right? जो चिल्लाना जो है, it is a manifestation of a need. So you have to identify the need. Then you cannot stop a screaming child. बच्चा चिल्ला रहा है, वो 5 मिनट तक चिल्लाएगा ही. He will scream. Okay, it's not like a machine. You put your hand on the mouth or you put a button and it will stop, right? Till that anger comes out, till that need is satisfied, the baby screams, child shouts. Okay, and if you use physical punishment, यानी आप बच्चे को थप्पड़ लगाओ, कड़ी लगाओ, चिल्लाओ, डांटो, जो भी करो, you're actually kind of putting a button on that and saying stop, and I'm sure the next time it's going to be worse. It's going to be worse because you didn't let the child be what he or she needed to be at that time. Okay, now this doesn't mean that the child can just go on throwing things, kicking people, hitting people and all that. That is not permitted because that is danger to others. वो dangerous behavior है, वो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, बच्चे को खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है. उस समय बच्चे को उठा के ले जाना या फिर बच्चे को कहीं और शांत जगह पे ले जाना is more important than letting the child do dangerous things to himself or others. So treating the behavior is actually treating the motivation, यानी उसकी जो जरूरत है पीछे की, जो सब पर्पस मोटिवेशन है उस बिहेवियर का, कारण है उस बिहेवियर का, उसे ट्रीट करना ज्यादा जरूरी है. सिम्टम को ट्रीट करके आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप कारण को ट्रीट नहीं करते. आप कारण को ट्रीट करो, सिम्टम ऑटोमेटिकली चला जाए. वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग चिल्ड्रन विद बिहेवियरल कंसर्न कि आप बिहेवियर को नहीं चेंज कर सकोगे जब तक आप कारण को नहीं समझो. कारण को समझ लो, कारण को आइडेंटिफाई करो और कारण के साथ काम करो, बिहेवियर ऑटोमेटिकली कम हो जाए. नाउ दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट, आई विल कम बैक टू दिस. तो अगर बच्चा आपके क्लासरूम में परेशान कर रहा है, बार बार ध्यान आपका उसकी तरफ आकर्षित कर रहा है, नॉन रेलिवेंट टॉपिक पे बात कर रहा है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आप बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, कुछ और कर रहा है, बिहेवियरली कुछ और कर रहा है, किसी और को डिस्टर्ब कर रहा है, समथिंग द चाइल्ड इज डूइंग टू डिस्टर्ब द क्लासरूम. ओके, टीचर्स ऑफन एड्रेस द प्रॉब्लम बाय मैनिपुलेटिंग इवेंट्स दैट फॉलो द बिहेवियर. तो टीचर क्या करती है, जनरली बच्चे को इस तरीके से बिहेव करते वक्त देखती है तो क्या करती है? व्हाट डू टीचर्स जनरली डू व्हेन दे सी अ चाइल्ड मिसबिहेविंग ड्यूरिंग अ क्लास गोइंग ऑन? इंडिया में बहुत पॉपुलर है. क्या करते हैं? लोगों ने भी किया होगा, तो क्या सजा मिलती थी? Yes, that's a good word, सजा. So behavior gets a punishment. Okay, very important. क्या है वो सजा? चौक फेंकना,
डस्टर जोर से बैंग करना, जोर की आवाज से बच्चे का नाम लेके बोलना, स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट एल्स? बताइए भाई, ये तो सभी ने इससे क्रॉस किया है। आई एम नॉट जजिंग यू ऑल फॉर हाँ? गुड और बैड। आपने जो किया है उसे मैं सही गलत नहीं कहूंगी। इट्स ओके, ऑल टीचर्स हैव डन इट एट सम पॉइंट। आई हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रन एंड नहीं, आई नो और एज अ स्टूडेंट भी तो आपको मिला होगा। आई हैव बीन पनिश्ड अ लॉट। I belong to a very naughty class. I may have not been the naughtiest there, but I belonged unfortunately to a very naughty class. So my father was so troubled. वो हम सभी का हाल रहता है। तो क्लास टीचर ने, आपके टीचर ने तो आपको सजा दी होगी कोई ना कोई। बहुत सारी। Yes. हाँ, तो आप लोग बताइए। मैम कान पकड़ के खड़ा करना या हाँ Yes. या क्लास के बाहर कर देना। Yes. Yes. So isolating you from the class, right? That's called isolation. आपको क्लास से बाहर कर देना ताकि मेरा क्लास शांत हो जाए, आप अपना अलग जाके बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, मेरा क्लास मुझे कंटिन्यू करने दो। ओके, वर्बल रेप्रिमांड्स, आइसोलेशन। मैम कई बार हम लोग टैप कर देते हैं टेबल पे। जैसा मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ, मैं वो बता रही हूँ। जोर से टेबल पे टैप करना या उनको ऐसे मतलब थोड़ा सा गुस्से से देखना या उनका नाम गुस्से में लेना कि हाँ उन्हें पता चले कि हम अभी गुस्से में हैं। या सम टाइम बहुत तेज बोलना जो वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। रिमाइंडिंग द चाइल्ड टू पे अटेंशन। मैम मैम हमारे समय में तो बहुत मार पड़ती थी। यस बहुत वेरी मच और वेरी मच। उस समय की मतलब जब वो पनिशमेंट देते थे, मारते थे, अगर उस तरीके से आज मार दिया जाए तो केस ही करते पेरेंट्स। हाँ मैम जी। नाउ अभी तो क्लॉज है, आप कॉर्पोरल पनिशमेंट यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज देयर इज इट्स अ लीगल बाइंडिंग नियम है। हाँ, कानून है। तो आप नहीं कर सकते अभी। और कल ही मेरे बेटे ने एक ऑटोबायोग्राफी क्लास में रीड की थी। ही वाज स्पीकिंग ऑन टीचर्स डे, और वो एक्सर्प्ट मैं आपको एंड में शेयर करूंगी। एपीजे अब्दुल कलाम का एक्सर्प्ट है उनके ऑटोबायोग्राफी में से। और उन्होंने कहा था कि एक बार वो मैथ्स के क्लास में लेट पहुंचे थे और उन्हें छड़ी से मार मिला था। उस जमाने में त्रिवेंद्रम में रहते थे शायद, तो वहाँ पे रामेश्वरम, तो वहाँ पे तो स्कूल में उस जमाने में था ये सिस्टम ऑफ रेप्रिमांड पनिशमेंट। तो उन्हें बहुत बुरा लगा था, बहुत दुख हुआ था कि हाउ कैन द टीचर हिट मी, हाउ कैन द टीचर हिट मी, एंड इट इज सो पेनफुल एंड आई विल नेवर फॉरगेट बिकॉज सबके सामने हुआ। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बने तो उसी स्कूल ने मिठाइयाँ बांटी और उसी स्कूल के टीचर ने उन्हें फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। तो ही सेड दैट गलत बिहेवियर के लिए सही बिहेवियर सिखाना ये तो स्कूल का काम होता है और ये हमें भूलना नहीं है। सो दैट इज अ इम्पोर्टेंट लेसन दैट वी डोंट हैव टू फॉरगेट। ऑफ कोर्स सभी तरीके अलग है, अभी अलग है, एंड ही हैज रिटन दैट आई एम वेरी हैप्पी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट अभी बंद है स्कूल्स में। लेकिन उसके पीछे का जो रीजनिंग था कि आई एम डूइंग दिस because I want you to improve in your behavior is what was the important message which he got from them, and he learned that lesson. That was something that he was trying to emphasize. So बहुत बार जब हम punishment देते हैं हम reason नहीं बताते बच्चे, right? We never tell what was the wrong behavior. We never describe the wrong behavior. So child doesn't know only what he got punished. उसे लगता है उसने किताब नहीं खोली इसलिए उसे punishment। But the thing was, he was not paying attention, and you never specified, right? You never said for what you're throwing the child out of the class. You never said why you're making your eyes big, and the child is confused. The child is looking at your face, wondering what he must have done 4 things wrong by that time. Not opened his book, asked his neighbor child क्या करना है, not paid attention to you, which means not looked at your face, and not written in his notebook. 4 things he did in a sequence. And you scolded him. Now he doesn't know what you scolded him for, right? Because you didn't specify, you didn't mention what you scolded for. So most of the time that behavior will never get corrected because he didn't learn only from that situation. So verbal reprimands, isolation, detention, suspension, punishment, that is the thing that we have learned. हमने क्या सीखा है कि behavior जब गलत होता है तो उसको punish करो, right? उसके ऊपर एक ऐसा consequence डाल दो कि बच्चा हमेशा के लिए सीख जाएगा।
Now that consequence, that negative consequence, punishment is a negative consequence. Does that really help? ये हम आगे देखेंगे। जैसे दीप्ति जी ने भी कहा कि बच्चे को पता ही नहीं, उसने अगर 4 चीजें समय पे की हैं कि उसने किताब की तरफ नहीं देखा या ध्यान नहीं दिया और भी जो किताब ठीक से खोली नहीं, लेकिन उसको सजा किस चीज के लिए मिली है ये उसे पता ही नहीं है, तो कभी वो सुधार होगा ही नहीं। जो भी हम कर रहे हैं वो किस बात के लिए कर रहे हैं, किस खास व्यवहार के लिए वो सजा मिल रही है, उसे पता तो होना चाहिए। यस यस दीप्ति। और ये फॉरेन कंट्रीज के आप वीडियोस देखो या अमेरिकन वीडियोस देखो, यूरोप की वीडियोस देखो, क्लासरूम में भी उनका जो टीचर की ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत स्पेसिफिकली ये ट्रेनिंग दी जाती है कि व्हेन यू से समथिंग यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट यू आर टॉकिंग, राइट। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मेरी क्लास में जब मैं बात कर रही हूँ कोई और बात साथ में नहीं करेगा, जिसे बात करना है या जिसे अपना ओपिनियन पेश करना है, सवाल पूछना है, वो हाथ ऊंचा करेगा, बीच में बात नहीं होगी। दिस से वेरी क्लियरली इन वर्ब सेंटेंसेस जिस लेवल से बच्चे को समझे उसे स्पेसिफाई करते हैं। बच्चा जब मिसबिहेव करता है, द फर्स्ट वार्निंग इज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड डैश 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 and I will not appreciate so and so child doing this in my class. So the warning goes again with the reminder of the behavior. The second warning is slightly louder, थोड़ा loud होता है, and say the reminder कि ये मेरी second warning है इस behavior के लिए of this particular child, and one more time I notice it, there is going to be a consequence. So the third time I see it, there is going to be a consequence. So very clearly mentioned what is the expected behavior. The first time the expected behavior goes against that, then reminding the child that this has gone against it. The second time it happens a louder warning, and the third time a consequence, which you have already given 2 warnings, right? That's why the consequence is expected. जी जी, तो दीप्ति जी ने कहा कि जैसे यूएस की बात कर रही थी या बाहर विदेशों में टीचर्स के पास बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं और टीचर्स भी बच्चों को बताते हैं कि मेरी क्लास में ये चीज होगी, ये नहीं होगी, और अगर आप अपनी राय उसमें रखना चाहते हैं तो आपको या तो हाथ उठाना है या कोई सिस्टम बना हुआ है तभी आप बोल सकते हैं। पहली बार तो इस तरह से बता दिया, अगर किसी ने फिर बदमाशी की या कुछ गड़बड़ किया तो फिर से उसको एक्सप्लेन करके वही वार्निंग दे दी जाती, चेतावनी दे दी जाती है। इसके बाद तीसरी बार कि अगर ये फिर से होगा तो आपको इसका परिणाम ये मिलेगा। वो बार बार देके उस खास व्यवहार को पूरी तरह से बताया जाता है। और इसे हम स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ भी अच्छे से करते हैं। तो हमने कुछ पेरेंट्स को, कुछ टीचर्स को ये टेक्निक सिखाई है कि आप जब बहुत बात करते हैं ना, आप खुद बहुत चिढ़ जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आपको गुस्सा आने लगता है, राइट? क्योंकि आपने इस बिहेवियर को एक बार नोटिस किया, आपने बोल लिया, दूसरी बार नोटिस किया, बोल लिया। व्हाट हैपेंस टू यू? आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट? योर बीपी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बिकॉज यू आर गेटिंग डिस्टर्ब। आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आपको लग रहा है आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो आपकी बात सुन नहीं रहा है, उसको देख के बाकी भी सारे ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। यू आर गेटिंग इरिटेबल, यू आर गेटिंग एंशियस, यू आर गेटिंग एंग्री। आपके इमोशंस जो है वो अभी कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। So when you talk more, what happens? Your anxiety increases. आपके verbal sentences जैसे जैसे लंबे हो जाते हैं, आपकी anxiety बढ़ना शुरू हो जाता है। And natural है कि जब आपकी anxiety, irritability या जो आपके emotions है उस spectrum में और उस तरफ चले जाए, you will do something which is not appropriate. So instead of that, we teach teachers एक technique हम सिखाते हैं। अभी मेरे पास वो कार्ड नहीं है, हम उस पे फिंगर्स ड्रॉ करते हैं। तो फिंगर 1, दिस इज योर फर्स्ट वार्निंग, फिंगर 2, दिस इज योर सेकंड वार्निंग, एंड फिंगर 3, दिस इज योर थर्ड वार्निंग। तो फिंगर्स या फिर नंबर्स, दोनों में से कोई एक जो बच्चा समझ पाता है, क्लास समझ पाता है। तो दिस इज माय फर्स्ट वार्निंग, आई विल फ्लैश द फर्स्ट कार्ड टू यू। या फिर कलर्स, हम कलर कार्ड्स यूज करते हैं, तो रेड सर्कल, येलो सर्कल, या फिर जो भी हमने कोड डिसाइड किया हमारे क्लास। वी डू दैट विथ विजुअल इमेजरी इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतनी भाषा नहीं समझ पाते, स्पेशली स्पेशल नीड्स के जो होते हैं। तो दैट कार्ड इज लाइक अ रिमाइंडर। जैसे आपने फुटबॉल की मैच में देखा होगा, देयर आर कार्ड्स व्हिच द कोच शोज और द रेफरी शोज कि दिस इज योर वार्निंग, या फिर सीटी बजाता है एक तरीके से, राइट? दैट्स योर वार्निंग कि अब आपने गलती की है, आपको पेनल्टी मिलेगी, राइट? सो द सेम थिंग विजुअली एक रिमाइंडर हो जाता है बच्चे को कि आई डोंट स्पीक,
so that I don't increase my anger. मैं मेरा गुस्सा नहीं और ऊपर करूँगी, चढ़ाऊंगी नहीं मेरे गुस्से को. I'll show the card and that's an indication कि मैंने कुछ गलत किया, right? So that is also a method to show that when is the consequence going to come, okay? But we have to learn to understand कि इसमें हमने क्या नहीं किया. हमने ये नहीं देखा कि इस बिहेवियर में उस बच्चे को क्या नीड सेटिस्फाई हो रही है. अगर हम क्लास के बाद सोचे कि बच्चा हर बार मेरी क्लास में ऐसे ही करता है, किताब खोलने को बोलो तो किताब खोलता नहीं है, किताब में से पढ़ने बोलो तो पढ़ता नहीं है, किताब में लिखने बोलो तो लिखता नहीं है, और उसी समय किसी और के साथ बात करने में लग जाता है या किसी और को परेशान करने में लग जाता है. ये बच्चा ऐसा क्यों करता है मेरे क्लास? लेट्स ट्राई एंड लुक फॉर रीजन, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सोचना कि हर बार हर दिन मुझे इस बच्चे को पनिशमेंट देनी पड़ रही है, हर बार मुझे वार्निंग देनी पड़ रही है, हर बार मुझे आवाज ऊंची करनी पड़ रही है. व्हाट इज द रीजन? व्हाट डू यू थिंक कैन बी द रीजन? आप सोचिए. आपने टेंजिबल, सेंसरी, अटेंशन वो भी देखा, कॉम्बिनेशन भी देखे, एस्केप, टेंजिबल, सेंसरी. What is the reason? Why is this child behaving like this? Child wants to probably escape that situation. Why? Because he is not able to follow what you are doing because he doesn't understand. यानी एक तो बच्चे को कोई दिक्कत है पढ़ने में उस विषय को, या फिर उसके समझ में इंस्ट्रक्शंस नहीं आते हैं, इसलिए उस सिचुएशन से दूर भागने के लिए वो ऐसा बिहेव करता है. Right? That could be one of the possibilities. No children come to school with the intention. बच्चे इस इंटेंशन के साथ नहीं आते कि मुझे आज जाके इस टीचर को परेशान करना. Unless the child has a condition called oppositional defiant disorder, वो एक और behavioral disorder है, या फिर conduct disorder, वो एक अलग disorder है, mental disorder है, जो बच्चों में देखा जाता है. But unless that is there, 90% of children don't come to school with this aim in their head. आज जाके इस टीचर को परेशान ही करूँगी. Right? It is that they are trying to escape that situation. तो वो सिचुएशन को एस्केप करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा है उस विषय को, या फिर उस इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करना है, या फिर क्या करना है अब. राइट? तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जाके शाम के समय या दोपहर के समय जब हम स्टाफ रूम में बैठे हो तो उस बिहेवियर को एनालाइज करना है कि ये बिहेवियर हमेशा क्यों मेरी क्लास में होता है और इसी बच्चे से क्यों है. राइट? बिकॉज जैसे इस सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ है कि पनिशमेंट नेवर टीचर्स एक्सेप्टेबल रिप्लेसमेंट बिहेवियर, यानी सही बिहेवियर क्या है वो बच्चे को समझ में नहीं आने वाला है. पनिशमेंट बच्चा नहीं समझ सकेगा कि मुझे इस क्लास में कैसे बिहेव करना. राइट? So if you learn to identify the cause, you learn to identify the reason, the purpose, तो आप बच्चे में सुधार ला सकते. You can teach him appropriate behavior if you understood कि नहीं इसको मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में मुश्किल है, इसको एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन समझ में आता है, तो शायद मैं इसे क्लास में मेरे सामने बिठा दूँ, आगे की बेंच पे बिठा दूँ, कोई होशियार बच्चे के साथ बिठा दूँ, और फिर इंस्ट्रक्शन जब मैं देती हूँ तो वो बच्चा बगल में बैठा हुआ रिपीट करता है इंस्ट्रक्शन और उसकी समझ में आता है, तब वो फॉलो करता है. तो शायद दैट इज अ बेटर सोल्यूशन फॉर गेटिंग द राइट बिहेवियर instead of punishing every time and not getting the right behavior. Isn't that easy? So identify the reason and then you will be able to get the appropriate behavior. Okay? Because what do mostly children do? Consequence जब हम डाल देते हैं, punishment जब डाल देते हैं, तो उस दौरान, उस ड्यूरेशन के लिए बच्चा बिहेव कर लेता है appropriately. Okay? But the why is not understood. That is why it is only a temporary thing. It is not a permanent change. 2 दिन बच्चा शायद ठीक से बिहेव करे क्योंकि 2 दिन पहले पनिशमेंट है, लेकिन उसके बाद बच्चा अपने रेगुलर बिहेवियर पे फिर से आ जाता है because you have not understood the purpose of that behavior. This is called the consequence understanding. कि मैंने जब टीचर की बात नहीं सुनी, मैंने जब किताब नहीं खोली, मैंने जब बगल वाले बच्चे को परेशान किया, तो मेरे बिहेवियर की वजह से क्या परिणाम हुआ टीचर के स्वभाव में या टीचर के इंस्ट्रक्शन में, ये बच्चा भी देखने की कोशिश कर रहा है. राइट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैव आई डन इन दैट सिचुएशन. जो मैंने कॉन्सिक्वेंस दिया उसका कुछ फायदा हुआ, मैंने जो पनिशमेंट दी उसका कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ. नहीं हुआ मतलब मैंने सही
तरीके से बिहेवियर को समझा ही नहीं, इसलिए शायद मेरे कॉन्सिक्वेंस से कोई फायदा नहीं। आइडेंटिफाई द पर्पस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टूडेंट गेनिंग, कंट्रोलिंग, अवॉइडिंग थ्रू दिस बिहेवियर। जैसे हमने देखे वो पर्पस सारे, तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने कॉज को आइडेंटिफाई किया है, पर्पस को आइडेंटिफाई किया है कि बच्चा उस सिचुएशन में क्या अवॉइड करना चाहता है, बच्चा उस सिचुएशन में क्या गेन करना चाहता है, बच्चा उस सिचुएशन में वो उस बच्चे का तरीका है बताने के लिए कि आई कांट अंडरस्टैंड, ही स्टार्ट्स ट्रबलिंग द नेबरहुड चाइल्ड, उसको पूछने की कोशिश करता है या फिर इधर उधर देखने की कोशिश करता है, बिकॉज ही कांट अंडरस्टैंड ऑल योर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, सेंसरी ओवरलोड है। एक बच्चे को जिसको हमने क्लास में आइडेंटिफाई किया था, ही हैड अ हियरिंग लॉस, माइल्ड हियरिंग लॉस, से श्रवण क्षमता में प्रॉब्लम थी, इसलिए वो दूसरे बच्चों को परेशान कर देता था जब टीचर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देती थी, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता। That's why he was not cooperating. So sometimes the reasons are so difficult to understand or maybe so invisible to us. हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं वो रीजन, लेकिन उनको डेप्थ में जाके जब हम समझते हैं तब शायद हमें ठीक से समझ में आता है कि ये बिहेवियर का ये कारण है, राइट? I have seen a lot of children who misbehave in school on a day when they have had a bad day at home. बहुत से बच्चे हमने देखे हैं तो उस दिन क्लास में ऐसा बिहेव करते, इतनी शैतानी करते, इतनी मस्ती करते, इतना दंगा करते हैं और बहुत पनिशमेंट लेते हैं, क्यों? तो उस दिन उनके घर में कुछ ऐसा हुआ रहता है जो उन्हें परेशान किया हुआ है रात भर, दिन भर, स्कूल में आने से पहले, दैट इज प्लेइंग ऑन देयर माइंड and they are trying to escape that feeling and they are behaving bad in the class, right? बहुत बच्चों को हमने देखा है जो घर में जो सिचुएशन चल रही है, घर में जो वातावरण है, उससे वो इतने परेशान हुए हैं और किसी से बात नहीं कर पा रहे उसके बारे में, तो वो बिहेवियर में दर्शा रहे अपना क्लास। एंड वी हैव क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ दिस बिहेवियर इन मेनी चिल्ड्रन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। में शहरों में जो हम बच्चे देखते हैं उनके प्रॉब्लम बिहेवियर्स को जब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमें फैमिली में कुछ तो कारण मिल ही जाता है, देयर इज समथिंग दैट इज ट्रबलिंग द चाइल्ड एट होम। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको बिहेवियर को समझना है तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज है कि बिहेवियर को डिस्क्राइब करना सीखना या फिर बिहेवियर को एनालाइज करना सीखना। तो जिस बिहेवियर को आप करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उसे आप ठीक से समझिए। ओके, व्हाट डू यू वांट टू करेक्ट? ओके, बहुत बार जब हम टीचर्स के साथ काम करते हैं तो वो एक मल्टीपल बिहेवियर का बॉल लाते हैं हमारे सामने कि दिस इज देयर, दैट इज देयर, दैट इज देयर, दैट इज देयर, दैट इज देयर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। वी कैन नॉट डू वर्क ऑन दैट, राइट? हम 4 बिहेवियर्स को एक साथ करेक्ट नहीं कर सकते। पहले आप जो सबसे डिफिकल्ट बिहेवियर है, जो आपको हैंडल करना सबसे मुश्किल है, जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगता है, उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसे क्लियरली डिस्क्राइब कीजिए। Just 1 second, I'll show you some poor descriptions also. Can you see this? Conducting FBA. Yes, Deepti, visible. Yes. तो अभी आप एक टेबल को देख रहे हैं जिसमें आपको लेफ्ट में एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा है और राइट में एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। तो जो आप बिहेवियर को करेक्ट करना चाहते हैं, जो आप बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, जो आप बिहेवियर को रिड्यूस करना चाहते हैं, उस बिहेवियर को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, उसे क्लियर शब्दों में लिखना एंड डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड में करते रहते हैं, राइट? हम सोचते हैं हमारा माइंड बहुत कैपेबल है, हम माइंड में कर सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन, राइट? बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है, देयर टू मेनी डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स। तो लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिहेवियर को जब हम लिखते हैं पेन से पेपर पे, तब हम ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। ओके, तो राइट इट डाउन दैट द चाइल्ड इज अग्रेसिव। ये बहुत जनरल कैटेगरी जैसा डेफिनेशन हो गया। डिफाइन कीजिए उस बिहेवियर को कि बच्चा मेरे क्लास में दूसरे बच्चे को रिसेस के समय मारता है, राइट? Trish hits other students during recess when he or she does not get her way. उस बिहेवियर को डिस्क्राइब करो, उसको बड़े बड़े शब्दों में बड़े बड़े एडजेक्टिव्स, विशेषण लगा के उसे ये मत करो ये बच्चा बहुत शैतान है, ये बच्चा बहुत मस्ती करता है, ये बच्चा बहुत गुस्से वाला है। यू नो, डोंट से दैट बिकॉज दैट इज अ वेरी ब्रॉड डिस्क्रिप्शन।
आपने टारगेट बिहेवियर को अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं किया है, उसे सिर्फ लेबल किया है आपने, उसे सिर्फ एक विशेषण दे दिया है, राइट? यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड व्हाट इट इज. आइडेंटिफाई द बिहेवियर एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रबलिंग यू. कि द चाइल्ड starts talking to other children when I start teaching in the class. That is more descriptive. Instead of saying this child is a troublemaker, ये बच्चा बहुत परेशान करता है. It's very broad. Say कि बच्चा जब मैं सिखाती हूँ या मैं बोलना शुरू कर देती हूँ, तब ये बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बात करना शुरू करता है. So you exactly have defined the behavior. Okay. Carlos is disruptive. So instead of saying disruptive, makes irrelevant, inappropriate comments during class discussion. It becomes so clear, right? इसको आप क्लैरिटी दे देते. ये बच्चा बहुत शैतानी करता है. Jan is hyperactive. लेकिन आप अगर उसे डिफाइन करो अच्छे से, Jan leaves her assigned area without permission. ये बार बार अपनी कुर्सी से उठ जाती है, अपनी बेंच से उठ जाती है बिना मेरी परमिशन के, अपनी क्लास से निकल जाती है बिना मेरी परमिशन के, अपना जो काम दिया हुआ है वो आधा अधूरा छोड़ देती है, या फिर जब मैं सवाल कर रही हूँ तो सवाल पूरा होने के पहले ही जवाब दे देती है, या फिर हाथ ऊंचा किए बिना ही जवाब दे देती है. तो डिस्क्राइब डिस्क्राइब डिस्क्राइब, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप डिस्क्राइब नहीं करो तो क्या हो जाएगा कि आप बहुत ब्रॉड रहोगे, और ब्रॉड रहोगे तो बिहेवियर का पर्पस नहीं आइडेंटिफाई कर सकोगे. पर्पस नहीं आइडेंटिफाई कर सकोगे तो सुझाव नहीं सूझेगा आपको, सोल्यूशन नहीं आएगा आपके पास, राइट? तो बी मोर डिस्क्रिप्टिव. ओके, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, बिहेवियर को डिस्क्राइब करना ज़रूरी है. वंस यू हैव डन दैट, फिर आपको क्या करना है कि थोड़ा डिटेक्टिव काम है आपको उस सिचुएशन में, यानी कब होता है ये सिर्फ मैथ्स की क्लास में होता है, ये सिर्फ इंग्लिश की क्लास में होता है, ये सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में होता है, ये सिर्फ हिंदी की क्लास में होता है, ये कब होता है? व्हेन. ओके, द टाइम, सिचुएशन. जब मैं कोई राइटिंग का काम देती हूँ तभी होता है, जब मैं कोई रीडिंग टास्क देती हूँ तभी होता है, मैं कोई परीक्षा जैसा वातावरण क्रिएट करती हूँ, क्विज जैसा सिचुएशन है, जजिंग है, इवैल्यूएशन है, तभी होता है. तो द इवेंट, द टाइम, द सिचुएशन. ओके, जब ये बिहेवियर होता है तो आइडेंटिफाई उसे भी करना. ओके, बिकॉज दैट डिटरमाइन द होल सिनारियो एट दैट टाइम. कि रिसेस के पहले ही ये होता है या रिसेस के बाद ही होता है, जब ब्रेक हो जाता है उसके बाद ये बिहेवियर ज़्यादा नजर है. भले क्लास कोई भी, हिंदी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, लेकिन रिसेस के पहले. बहुत बच्चे जिनको हमने देखा है वो सुबह कुछ खा के नहीं आते, नाश्ता नहीं करते, कुछ खा के नहीं आते, खाली पेट आते हैं, और रिसेस के पहले का जो क्लास होता है जब उनकी भूख बहुत तेज हो जाती है, सो अगेन लाइक वी सेड, सेंसरी और टेंजिबल नीड, उससे उनका बिहेवियर खराब हो जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट इट्स द हंगर which is not satisfied, and they start distracting the class, they start disturbing the class, they don't cooperate, they don't want to write, they don't want to read, because they don't understand that it's actually hunger which is causing, right? So identifying that particular thing कि ये क्या है. And the third most important thing, consequence. आपने क्या किया उस सिचुएशन, या फिर क्या हुआ, उस बच्चे ने अपनी चीज उठाई और फेंक दी दूसरे बच्चे को, और फिर वो बच्चा रोने लगा. सो दैट वाज द कॉन्सिक्वेंस. वो बच्चा रोया, इसलिए इस बच्चे को लगा कि अब मैंने कुछ सही किया, मैंने किसी को रुलाया, या फिर उसे मैंने धमकाया, उसी की चीज़ ले ली, तो ये चीज़ अभी मेरे पास आ गई. आई नीडेड दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए था, मैंने उस बच्चे को धक्का मार दिया, या फिर मैंने उस बच्चे को डांटा और वो चीज़ ले ली, तो मेरी टेंजिबल नीड सेटिस्फाई हो गई बाय पुशिंग. तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट बिहेवियर वाज शोन? The child got what he or she wanted. Child achieved what he or she wanted. Consequence क्या हुआ उस behavior? या फिर मम्मी ने डांट दिया, या फिर आपने डांट दिया, और वो डांटने से फिर क्या हुआ? तो consequence को समझना बहुत 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 जरूरी. क्या किया आपने या क्या हुआ उस behavior की वजह से? जब बच्चे ने किताब नहीं खोली और दूसरे बच्चे के साथ बात की, तब क्या हुआ उसकी वजह से? The child got to understand what he has to do. Which means I am not clear in my instructions, या फिर मेरे इंस्ट्रक्शन बच्चे तक पहुंच नहीं रहे हैं, इसलिए वो दूसरे बच्चे से बात करके अपने आप को समझा रहा है.
राइट। तो कॉन्सिक्वेंस को समझना, उस बिहेवियर से क्या सेटिस्फाई हुआ या फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ उस बिहेवियर के, उसको समझना। I'll show one more PDF for that. Maybe at the end I'll show that. Okay. ये सब करने से क्या होता है, आपके मन में आप एक हाइपोथेसिस तैयार कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर हाइपोथेसिस इन हिंदी। अनुमान लगा, कल्पना जैसी कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। तो यू मेक अ काइंड ऑफ अ जजमेंट, और एक अनुमान आप लगा लेते हैं कि बिहेवियर एग्जैक्टली क्या है, वो कब होता है, कौन सी सिचुएशन में होता है, और वो बिहेवियर के बाद क्या होता है, what is that happens immediately after that behavior. So it's like the A, the B and the C. The B is the behavior जिसको आपने target behavior को describe किया है. A is the antecedent, यानी कि कहाँ हुआ है वो behavior, क्या need वो satisfy कर रहा है वो behavior, कौन सी situation में वो होता है, कब होता है। कभी कभी आपके पास शायद वो नीड नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, लेकिन एटलीस्ट डिस्क्राइब द सिचुएशन, शायद उसमें से हमको कुछ मिल जाए। नीड को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है, कभी कभी मुश्किल होता है क्योंकि हमने उस बिहेवियर को उतना ऑब्जर्व नहीं किया। तो वेट, एटलीस्ट राइट द डिस्क्रिप्शन कि कब होता है, कौन से टाइम पे होता है, कौन से सिचुएशन में होता है, प्लेग्राउंड में होता है, क्लासरूम में होता है, उसी क्लास में होता है, या फिर and the C part of it. So A, B and the C is consequence. उस behavior के तुरंत बाद क्या होता है, okay, what happens immediately, either by the child or by the adult in the situation, both the things, okay. अब आप कहेंगे कि हम तो टीचर हैं, हमारा काम सिखाना है, हम ये सब क्यों करें, right? Why should I do all this? It's not my job. It's a counselor's job. Counselor करेगी अपना काम, उसका काम है। Why is it a teacher's job to do this? इतना डिटेल विश्लेषण करना, इतना अनुमान लगाना, why is it your job? आपने हिचकी मूवी देखी है? लोगों ने जो देखी, हाँ, देखी है, मुकुंद ने भी देखी, हिचकी देखी है ना? She has the most difficult class ना to teach, most difficult class। तो वो क्या करती है शुरुआत में हर बच्चे का, she tries to understand each child's behavior, हर बच्चे के बिहेवियर को समझने की कोशिश, और हर बच्चे की एक नीड को आइडेंटिफाई करती है। किसी की नीड है कि वो अपनी फैमिली की देखभाल करे, किसी की नीड है कि वो फैमिली के लिए काम करे, किसी की नीड है कि वो सट्टेबाजी या जुआ खेले, whatever that need is. So every child in that classroom has a need, और वो उसे आइडेंटिफाई करती है, उनके स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करती है, एंड देन शी स्टार्ट्स वर्किंग विद दैट क्लास एंड दे गेट वेरी गुड रिजल्ट, जो पॉसिबल ही नहीं था। स्कूल शायद सोच ही नहीं सकता था कि इन बच्चों में कोई पोटेंशियल है, बिकॉज दे वर सो बैडली बिहेव्ड, वेरी बैडली बिहेव्ड क्लास। तो पोटेंशियल तो दिख ही नहीं रहा था उनका, क्या कैपेसिटी हो किसी की नज़र में आ ही नहीं रही थी, बिकॉज देयर बिहेवियर वाज मास्किंग एवरीथिंग। उनका बिहेवियर नज़र में ज़्यादा आ रहा था, उनकी कैपेसिटीज नज़र में आई नहीं। तो उसका जो तरीका था इस क्लास को अचीव करने के लिए हेल्प करना, उनकी जो पोटेंशियल है उसको टैप करना, वो पहले इस चीज़ से हुई कि शी वर्कड ऑन देयर बिहेवियर। और जैसे हमने देखा था कि पांचों जो एरियाज है डेवलपमेंट, अगर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ही ठीक से नहीं हो रहा है तो बाकी के जो एरियाज है वो अफेक्ट हो सकते हैं। इफ द चाइल्ड इज इमोशनली डिप्राइव्ड, इफ द चाइल्ड हैज सोशल इमोशनल प्रॉब्लम, तो नेचुरल है कि जो कॉग्निटिव कैपेसिटीज है उसका यूटिलाइजेशन कम होगा, क्योंकि बच्चे का ध्यान, बच्चे की जो एनर्जी है वो उसी में चली जा रही है, उस बिहेवियर में चली जा रही है। So you will never be able to get the best out of that child if you have not helped him in his or her behavior. इसलिए टीचर की पोजीशन में रह के आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि उस बच्चे की जो रियल पोटेंशियल है वो कभी बाहर नहीं आएगी अगर आप उसके बिहेवियर को समझ। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट एंड नॉट मेड यू ऑल फील दैट यू हैव एन एडिशनल बर्डन टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर वर्किंग विद चिल्ड्रन। इट इज़ नॉट अ बर्डन, इट इज़ नॉट एन एक्स्ट्रा जॉब, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। या आपको अपनी पर्सनैलिटी का एक भाग बनाना, क्योंकि इसे आप अगर अच्छे से हैंडल करो, योर चिल्ड्रन विल ऑलवेज लव यू। बच्चे आपको हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे और आपको हमेशा प्यार देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि आप उनको समझते हैं और फिर सिखाते हैं, राइट? यू आर नॉट जस्ट टीचिंग देम, यू आर अंडरस्टैंडिंग देम एंड टीचिंग देम। So we have learned identifying the problem behavior, we have learned collecting information, यानी जानकारी हासिल करना कि कौन से लोकेशन में, कौन से सिचुएशन में
कौन से कंडीशन में वो बिहेवियर दिखाता है बच्चा, कौन से टाइम पे दिन में, कौन से क्लास में दिन में, कौन से कंडीशन में, यानी कि जब पेरेंट्स होते हैं साथ में, या पेरेंट्स चले जाते हैं तब, या टीचर होती है क्लास में तब, या प्रिंसिपल आ जाते हैं तब, whatever. Identify all the setting part of it. And the third is then form a hypothesis. ये एक hypothesis आप बना लो आपके माइंड में कि ये प्रॉब्लम बिहेवियर इसी सिचुएशन में अकर होती है और इसके बाद ये होता है. So the A, B and C part of it. I'll show one more PDF and then I will stop and then you all can ask questions. Can you see the screen? Yes. Yeah. तो ये एक चार्ट है जो टीचर ने मेंटेन किया है और उसमें एक डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर भी है. ओके, ये रेसिडेंशियल स्कूल है और वहाँ का है. तो बच्चे का बिहेवियर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है कब हुआ है, कितने बजे हुआ है, कितनी देर के लिए वो बिहेवियर रहा है. ओके, और क्या हुआ था उस वक्त, उसके पहले जब बच्चे ने किया तो जो गलत बिहेवियर था उसे यहाँ पे मेंशन किया है कि बच्चे ने किसी को मारा है और उससे क्या हुआ, मारने की वजह से क्या हुआ वो भी लिखा हुआ है. उसके तुरंत पहले क्या हुआ था उस सिचुएशन के पहले, और वो सेटिंग क्या थी, कौन से रूम में हुआ था, वहाँ पर और कितने लोग मौजूद थे, आवाज़ थी या बहुत कुछ था, और बच्चे को उस दिन और कुछ था, बच्चे को उस दिन ईयर इन्फेक्शन हुआ था. ओके, और उस रूम में बहुत शोर था. और फिर क्या हुआ, उसके बाद अपने रूम में चला गया बच्चा, जिस बच्चे को मारा था वो बच्चा भी अपने कोई और कमरे में चला गया. और उसके बाद क्या हुआ था कि किसी ने कुछ बच्चे को बोला था, राइट. और फिर हमने उस रीज़न को आइडेंटिफाई किया है कि इस बच्चे ने मारा इसलिए क्योंकि शोर हो रहा था, कि कान में दर्द हो रहा था, और उस बच्चे ने जिसको इसने मारा उसने इसे कुछ तो चिढ़ाया और उसके नाम से नहीं पुकारा. You saw the whole event as if it's like a nice script for you. But this the teacher has done by starting with action. What did the client do? What happened before it? What was the situation? What happened after? And then analyzing or hypothesizing, या फिर hypothesis बना लिया, अनुमान बना लिया कि ये शायद हो सकता है. So this is something you all will need to do for at least some children that you all know. आप अगर अगली क्लास के लिए ये लेके आए एक चार्ट बना के, मैंने एक अलग वाला चार्ट भेजा है अंजू जी को, आप उसे यूज कर सकते हैं. लेकिन इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से दिया है और एक एग्जांपल भी है. डेट है, टाइम है. ओके, दिस इज ऑन पेज नंबर. The page numbers are not written. वो तो उसमें आ जाएगा जब PDF को खोलेंगे. हाँ. It's called behavior recording. So here you can see also how different states, different needs are written down. Okay, sight, sound, unexpected changes, sensory needs, demand, task, people, object. Everything is written down. The frequency of the behavior also, if you want to note down. So there are beautiful charts in this which you can use. Any other questions? दिस इज अ डिटेल टॉपिक, क्योंकि हम पूरा सब्जेक्ट करते हैं इस पे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मैनेजमेंट पे साइकोलॉजी में पूरा 1 साल का सब्जेक्ट है हमारा. तो आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत तो इसको पढ़ा ही है, हमारे जो टीचर्स हैं या जो होने वाले टीचर्स हैं, सभी ने थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है समस्या व्यवहार प्रबंधन का. और बहुत ही अच्छे से दीप्ति जी ने आज समझाया, बड़ा क्लियर हो रहा था दीप्ति जी. एकदम दिख रहा था कि हमें कैसे एनालाइज करना है. बहुत सारे बच्चे भी ध्यान में आ रहे थे उस समय पे जब आप कुछ भी एग्जाम्पल्स ले रहे थे. तो आप लोग भी इस तरह से ले सकते हैं. ABC जनरली सभी को पता होगा, कारक, व्यवहार और परिणाम. तो इन्हीं को उदाहरण, इन्हीं को वो माध्यम बना के, और आप इनके लिए अपने कोई भी बच्चों के साथ जिनके साथ आपने काम किया है या देखा है, उनका लिख के तैयार रखिएगा. काइंड ऑफ केस स्टडी कर सकते हैं, या मतलब छोटा सा व्यवहार की स्टडी के लिए बेसिकली. तो हम लोग उसको फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं
तो और भी स्पष्टता आ जाएगी उससे। हाँ, और जिन लोगों को हम फॉर्मेट भेज सकते हैं वो हम भेज देंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत उसको सिंप्लीफाई और कर सकें अगर 1-2 दिन में, तो आप लोगों को भेज देंगे हम, तो उसको आप देख सकते हैं। नहीं भी समझ पाए उसको या नहीं भी आपको मिलता है तो ABC सभी ने पढ़ा हुआ है, चाहे फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों स्टूडेंट्स या टीचर्स हैं, वो सभी ने पढ़ा हुआ है। तो उसको बेस बनाकर किसी भी अपने स्टूडेंट का, किसी भी जिसके साथ आपने काम किया हो, उसका वो रिकॉर्ड बना के नेक्स्ट सेशन के लिए लेके आएंगे हम लोग, और उनको अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक पे। So I'm going to talk less and they're going to talk more in the next. Yes, it should be. So that I know that they are getting it. उन्हें समझ में आ रहा है, ये मुझे समझ में तब आएगा जब वो बात करेंगे। ये बात है, तो देखिए ये फिर हम सभी का इम्तिहान भी है एक तरह से। No, I'm not going to give up. No. ये भाई आप उन्होंने लगातार इतनी देर तक बोला तो उसका क्या पर्पस था, बहुत कोशिश भी की हिंदी में ही रखने की, लेकिन फ्लो देख के एकदम से समझ आता है कि कितना मुश्किल होगा दीप्ति जी के लिए प्योरली हिंदी में आ पाना। क्योंकि और ये पूरा तो सब्जेक्ट हमने 3-4 साल जब पढ़ा है तब इंग्लिश में ही पढ़ा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे बिहेवियर थेरेपी थियरीज जो है, पावलोव है, स्किनर है, सब। हाँ। तो मैंने उनके बारे में ज्यादा यहाँ बात नहीं की है बिकॉज दैट इज थियरी, आप टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं और पढ़ाइए थोड़ा बहुत जरूरी का वो रट लेते हैं वो तो मेनली। हाँ। लेकिन सचमुच बच्चों के साथ कैसे करना है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आया। तो ये शीट्स भी हम शेयर कर देंगे। और थैंक यू सो मच दीप्ति जी। नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे हम लोग। फ्राइडे होगा या थर्सडे होगा वो मैं आपसे आप बता दीजिएगा। हाँ जी, जब भी ठीक लगे, जब भी। ओके एनीथिंग। तो आप लोगों को पता चल जाएगा पहले से ही, तो आप लोग भूल जाए। डिस्क्रिप्शन करना मुश्किल है, कोई वीडियो है, फुटेज है, जैसे अगर उनको बिहेवियर को समझना उनके लिए दिक्कत हो रहा है बिकॉज इट्स अ न्यू टॉपिक, then they can bring the video footage to this session provided they have consent for identity being revealed, because video में generally identity reveal हो, I mean face दिखता है बच्चे का, तो consent है अगर वीडियो दिखाने का तो वो consent लेके वो वीडियो दिखा सकते हैं। हम वीडियो को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि क्या होगा। बिल्कुल। तो अगर ये लोग छोटा सा वीडियो ले आएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं हम भी कोशिश करेंगे, 1-2 वीडियोस हैं हमारे यहाँ बच्चों के सिवियर प्रॉब्लम बिहेवियर के। उसमें मतलब वो केवल कैसा बिहेव कर रहे हैं उसको भी एग्जाम्पल लेके फिर हम लोग कर सकते हैं। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।